तख्ता पलट तो बांग्लादेश में हो चुका है और टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले बांग्लादेश पहुंचा है वहां के हालात तक आप तक पहुंचाने के लिए। वहां इस वक्त क्या हालात हैं, टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर मनीष झा आपको बताएंगे। इस वक्त सूरत हाल ढाका का क्या है। मनीष झा पहुंच चुके हैं ढाका। हिंदुओं पर हमले के बीच मनीष झा हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं ढाका की सड़कों पर और ढाका की सड़कों पर सेना के जवान इस वक्त तैनात हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस वक्त परिस्थिति क्या है, क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है। जो केयरटेकर प्रमुख हैं वो सत्ता संभाल चुके हैं बांग्लादेश में, लेकिन अब हालात क्या हैं। सेना इस वक्त मोर्चा संभाले हुए है और सड़कों पर सेना के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर मनीष झा हमें लगातार दिखा रहे हैं। ढाका से टीवी9 रिपोर्टर मनीष झा की रिपोर्ट आई है। ढाका में एयरपोर्ट के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट के पास सेना और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने बीते दिनों उससे तख्ता पलट हुआ और हिंसा का दौर अब भी जारी है। सेना और छात्र मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल इस वक्त कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मनीष झा ने हम तक पहुंचाई है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ढाका से टीवी9 रिपोर्टर मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ढाका में धीरे धीरे सामान्य हालात हो रहे हैं। पहला चैनल है टीवी9 जो पहुंचा है ढाका तक। ढाका की सड़कों का हाल आपको बता रहा है। ढाका में लोगों को जल्द शांति लौटने की उम्मीद भी इस वक्त दिख रही है। ढाका में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। देखिए, टीवी9 की टीम इस वक्त ढाका पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुकी है इस वक्त टीवी9 की टीम। और यहां पर ढाका में क्या नज़ारा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एयरपोर्ट के ठीक सामने का चौराहा, एयरपोर्ट के ठीक सामने के चौराहे पर इस वक्त क्या स्थिति है ये देखिए। बांग्लादेश को देखिए टीवी9 के नज़र से, बांग्लादेश को देखिए और समझिए टीवी9 के कैमरे से। और इस वक्त एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही लगातार सड़कों पर यहाँ पर आपको आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और बांग्लादेश की जो ढाका पुलिस है उनके लोग दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर अपने कैमरा सहयोगी गंगा को कहूँगा कि वो चारों तरफ से दिखाए। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं ढाका का एक बाजार का हिस्सा, यहाँ पर दुकानें और यहाँ पर ट्रैफिक। वहीं दूसरी तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाएं कि चारों तरफ, केवल मैं इस जगह को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ और इस जगह को देखकर समझिए आप कि ढाका में अभी क्या स्थिति है। ढाका के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे में से एक चौराहे से इस वक्त टीवी9 का कैमरा टीवी9 के दुनिया भर के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलेंगे, आर्मी लगेगी। तो ये बात जो कही जा रही थी कि आर्मी कहाँ है, सड़कों पर आर्मी है या नहीं, इस वक्त मुझे यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स के साथ साथ देखिए बीएनसीसी के कैडेट और ढाका के हालात आपको हम दिखाएंगे। कुछ देर में रिपोर्ट्स वहां से दिखाएंगे। मनीष झा हमें बता रहे थे। फिलहाल रुक करना होगा मनीष सिसोदिया का, वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने ये आंसुओं, इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन
कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए, 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है, उसका साथ भगवान जरूर देता है। और ये आज बजरंगबली की कृपा है कि 17 महीने बाद सही, लेकिन मैं आपके बीच हूं। और अभी गया मैं बजरंगबली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंगबली जी के वाणी बोल रहे होते हैं। उन्होंने बजरंगबली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। बहुत कृपा है अरविंद जी के ऊपर बजरंगबली की। आपको याद है ना, लंबे समय से बहुत सारे लोग साथ हैं, कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा लंबा फास्ट किया, केवल बजरंगबली जी की कृपा से। तमाम तरह के आरोप, इतने इतने आरोप लगाए झूठे झूठे, बच गए, निकल के आ गए, केवल अरविंद जी बजरंगबली जी की कृपा से। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी
पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी, हमारे एमएलएज यहां खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहां खड़े मैं देख रहा हूं, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने, वहां के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहां से निकला हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहां देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसकी दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं, अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से, एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, साम दान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं, एक एमएलए किसी सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने, तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है, जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं। ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसे लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे,
उस मिट्टी से ये बने हुए हैं, इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे? इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, यह है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब पे। आपने कहा ना कि आप आंसू बहाते थे बाहर, मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चौड़ा करके उस जेल की कोठरी में बैठा होता था अपने एक एक भाई पे के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर। यह मेरी ताकत थी। जेल के अंधेरे, मैं कहूंगा कि जेल के अंधेरे में यह ताकत तो होती है कि वो तोड़ तो सकती है, लेकिन जिसके बाहर इतना प्यार, इतनी ताकत, इतना सम्मान। मैं कल से उतरा हूं। मुझे किसी ने बोला, मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना। मैंने कहा यार, जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया, मेरा भाई बाहर आ गया है। और मैं कहूं नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यार। नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे, आज से और अभी से लग रहे हैं। और बीजेपी वालों, ढूंढते रह जाओगे कहां गई वोटें, कहां गई वोटें। आज से लगना है सबको। जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। सवाल हमारा नहीं है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। यह विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था? मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा। लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया, ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको तानाशाही नहीं है तो क्या है? बात सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों को उठा उठा के जेल में डाले दे रहे हैं। और एक किसी कंपनी का चेयरमैन जेल में चला जाता है, किसी का मालिक जेल में चला जाता है, हजारों हजार लड़के लड़कियां जो वहां नौकरी कर रहे होते हैं, उनके घर में टेंशन हो जाती है, क्या करेंगे, कल को कहां से खाएंगे। आपको समझ में नहीं आता, ये नौकरियां खा रहे हो आप लोग अपने चंदे के धंधे पर। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? कोई गलत करे तो सजा दो, लेकिन चंदे के धंधे में ईडी का नोटिस भिजवाओ, अपनी एजेंसियों के कानूनी कागज भिजवाओ और उसके बाद उसको अंदर कर दो। ये धंधा तो तानाशाही ही कहा जाएगा भाई। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये तो तानाशाही है। मुझे बताओ कि 10 साल, अभी थोड़े दिन पहले बहन आतिशी लड़ रही थी उसके लिए, 10,000 शिक्षकों को इन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों के एक रात में, रात को 2 बजे ऑर्डर पास कराया, ट्रांसफर कर दिया एक रात में। अब किसी का बच्चा आज पढ़ता है स्कूल में 11वीं क्लास में, वो तैयारी करा रहे हैं गुरुजी, टीचर पूरी मेहनत से कि यार इसमें तो आईआईटी में जाने का पोटेंशियल है। कल को टीचर का ऑर्डर मिल रहा है, नहीं नहीं, हमने तो 10,000 टीचर्स को इधर से उधर कर दिया है, क्योंकि
जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उनका संबोधन जब आम आदमी पार्टी दफ्तर में पहुंचे और ये विजयी भव का आशीर्वाद मिला है, ये सब कहते हुए मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो बांग्लादेश के ढाका पहुंच गया है और आपको वहां का हाल बता रहा है। जो बांग्लादेश पहुंचा है और मनीष झा हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, लगातार उनकी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 सहयोगी मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह ढाका पहुंच चुके हैं और वहां से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ढाका से TV9 रिपोर्टर मनीष झा की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ढाका में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स इस वक्त तैनात है। ढाका के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हिंसा फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सेना और सुरक्षा बलों की कोशिश है दोबारा हिंसा ना हो। एक रिपोर्ट दिखाते हैं मनीष झा की। तो अभी क्या बदलाव आपको दिख रहा है, क्या हालात हैं पिछले 4-5 दिनों के बाद? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बस। थोड़ा अभी टाइम तक लगेगा। अभी तक वो पुलिस वाला आदमी उसका ड्यूटी में नहीं आया। अभी ये आप देख रहे हैं इधर ये फौजियों लोग इधर है। इस बार मैं देख रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ साथ जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये भी मदद कर रहे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इंगेज करने अभी में। तो ये स्टूडेंट लोग की अभी आप रास्ता में देखिए किधर भी ट्रैफिक का जो काम है ना, ये स्टूडेंट लोग ही कर रहा है। अभी स्टूडेंट लोग ही कर रहे हैं। अभी तक पुलिस का ड्यूटी नहीं आया। आप लोगों को लग रहा है कि 4-5 दिन बाद आज हालत नॉर्मल है, थोड़ा? इंशाल्लाह नॉर्मल है और भी नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, TV9 की टीम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है। TV9 की टीम इस वक्त जहां पर मौजूद है, वहां से आप समझने की कोशिश करिए कि सोमवार को जब शेख हसीना यहां से निकली, उसके बाद से जो स्थिति बनी थी, तो अभी क्या स्थिति है, अभी की स्थिति को आप TV9 के कैमरे से देखिए और समझिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि अभी बांग्लादेश में ढाका में चल क्या रहा है। तो इस वक्त जबकि यहाँ पर दिन में 10 बज रहे हैं और उस वक्त देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर मैनेज हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के लोग हैं, लोगों की हलचल है, लोग अपने अपने कामकाज में जा रहे हैं, लोग अपने बाजार में जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, उनको आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी अभी एक व्यक्ति ने TV9 से बहुत सही कहा कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। यही सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हालात तेजी से संभालने की कोशिश हो रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री पर्सनल्स के जरिए। और इस वक्त आप वही तस्वीरें TV9 के जरिए देख पा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हालात धीरे धीरे सामान्य की ओर आगे जा रहे हैं और ढाका से TV9 रिपोर्टर मनीष झा की एक और रिपोर्ट अब हम आपको दिखाएंगे। TV9 के कैमरे पर ढाका की छात्र नेता ने दावा कर दिया है, ढाका हिंसा में शेख हसीना के लोग शामिल रहे, अवामी लीग के कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए, ढाका में धीरे धीरे शांति वापस लौट रही है, लेकिन ये बड़ा दावा किया गया है। TV9 की टीम बांग्लादेश में मौजूद है, ढाका में मौजूद है, यहाँ पर लोगों से बात कर रही है, बांग्लादेश के क्या हालात है ये बताने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बीते 4-5 दिनों में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, उसमें जो एक छात्र नेता है वो बता रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से इन्होंने जो एक मूवमेंट किया, स्टूडेंट्स ने जो पूरी दुनिया में कुछ करके दिखाया है, उस पर कोई दूसरा किसी भी तरह से उसे बदनाम ना कर सके, उसके लिए कैसे ये लोग सजग हैं, उसकी भी कहानी ये बता रही है। तो आप बता रही थी कि रात में आपके हिसाब से अवामी लीग के नेता लोग आकर कुछ गलत करते हैं ताकि आप लोगों को बदनाम किया जा सके। देखिए, ये हुआ कि हमारे यहाँ एक प्लेस है मीरपुर ECB चत्तर है, वहाँ पे क्या हुआ आपको बताया, वहाँ से 10 प्लस लोग पकड़े गए थे जो डाकात थे। तो उन लोगों के जब पूछताछ किए गए तब उन लोगों ने बोला कि अवामी एक नेता जो है, उनने नाम, ID, हर एक चीज़ मेंशन करके बताया कि उसने पैसे देके उन लोगों को ये करवाया। तो उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स, गार्डियंस। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, वो ये कि क्या हम उम्मीद करें कि बांग्लादेश में सब कुछ जो है सो कम से कम शांति होगी, हर आदमी सुरक्षित रहने की गारंटी होगी, ताकि फिर उसके बाद नई सरकार के साथ, आप लोगों के साथ मिलकर बांग्लादेश तरक्की में जाए? इंशाल्लाह ये तो ज़रूर होगी। और ये एक और बात भी है कि हम सब अब जो एक है, हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें तो इंशाल्लाह बांग्लादेश को तो आगे जाना ही है।
तो आपने तस्वीरें देखी और टीवी9 के कैमरे पर ढाका के लोग भी दावा कर रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि ढाका में कानून व्यवस्था अब ठीक हो रही है, पहले खराब थी। छात्रों ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद संभाली है। मोहम्मद यूनुस हालात ठीक कर रहे हैं और ये कर देंगे, ये कहा गया है छात्रों की ओर से। छात्रों और सेना की ओर से मोर्चा संभाला गया है कानून व्यवस्था को ठीक करने का। और छात्र ये दावा भी कर रहे हैं कैमरे के आगे कि हमने ये जिम्मेदारी ली है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा है, बांग्लादेश का पूरा अच्छा है। तो अभी पूरा सत्र का कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है। कंट्रोल है। सेना हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद नहीं, लेकिन आपको हर जगह में छात्र मौजूद है, हर जगह छात्र मौजूद है। छात्र मौजूद है। हाँ। अच्छा, और वो छात्र जो है अभी कानून व्यवस्था को उन्होंने संभालना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी कानून व्यवस्था कौन संभाल रहे हैं? छात्र संभाल रहे हैं। हाँ, छात्र समझता है, छात्र संभाल रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे कि बहुत लोग कह रहे थे वायलेंस हो रहा है, तो अब सब पे कंट्रोल है? ऐसा नहीं। मैं 2 दिन पहले से मैं न्यूज़ देखता है कि भारत में 18 बांग्ला में हर जगह में देखता है कि जैसा वो लोग देख रहे तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा हमारे बांग्लादेश में अभी नहीं हुआ। पहले जो हुआ पुराना है वो अभी देख रहे हैं, अभी नया बना कर देखा, इशू बनाते हैं। इसीलिए दादा, इसीलिए टीवी9 की टीम खास करके आई है ताकि हम ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं उनको हम दिखा सकें कि यहाँ की सच्चाई क्या है, किस तरीके से छात्र लोग सड़क पर आकर और लोगों को संभाल रहे हैं, कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, कैसे मिलिट्री कोशिश कर रही है नई सरकार के साथ। तो नई सरकार से जो आप लोगों की उम्मीदें हैं, तो किस तरह की उम्मीदें, क्या चाहते हो आप लोग नई सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि पहले जो अभी राजनीति हो रहा है वो अभी 2 दल है, आवामी लीग है, बीएनपी। अभी जो आया डॉक्टर यूनुस है वो बहुत अच्छा है और पहले से इंसान अच्छा है, पूरा आदमी उसको चाहता है। अभी जो है हम लोग चाहता है कि उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देगा तो अभी बांग्लादेश का जो हाल है अभी अच्छा आएगा, लेकिन उसको 3 महीना मिलेगा तो ऐसा सिचुएशन नहीं खलास हो जाएगा। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा उसको मिलेगा तो बांग्लादेश का हाल पूरा अच्छा हो जाएगा। और एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ढाका में सड़कों पर सेना की पेट्रोलिंग हो रही है, उपद्रवियों से निपटने की कोशिश की जा रही है सेना की ओर से। जगह जगह सेना के जवान भी तैनात हैं। मनीष झा लोगों से बातचीत कर रहे थे, छात्रों से बातचीत कर रहे थे जिन्होंने मोर्चा संभाला है, लेकिन अब उपद्रवियों से निपटने की कोशिश हो रही है। जो भी उपद्रवी रहे अब पहचान की जा रही है, इनकी जगह जगह सेना के जवान तैनात हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टीवी9 के कैमरे से आप ढाका को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ढाका को जांचने परखने के लिए इस वक्त हम अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच में देखिए बांग्लादेश में खास करके ढाका में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो अगर आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के बीच का शहर था। यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर, उस वक्त ये सब चीज़ें, अब जैसे देखिए इस एस्केलेटर पे, ये एस्केलेटर अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये शेख हसीना के टाइम से ही बंद पड़ी हुई है। लेकिन इस जगह के क्या हालात हैं उसको देखते हुए आप समझने की कोशिश करिए। आपको कैमरे पर अलग अलग एंगल से हम अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मुझे कई स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के जरिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते। तो ये बांग्लादेश की वो तस्वीर है, ढाका की ये तस्वीर है सुरभि, जिसे देखकर पूरी दुनिया को एक अंदाज़ा होगा कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जब नई सरकार ने जिम्मेदार, और वो देखिए कैमरा पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, ये देखिए सेना की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह की गाड़ियाँ लगातार मार्च पास्ट कर रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जब सेना की गाड़ियाँ इस तरह से मार्च पास्ट करने लगे, सड़क पर सेना के लोग मौजूद हो, तो फिर कानून व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने में आसानी होती है। उसका एक साफ तौर पर यहाँ पर देखते हैं तो फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं, इन सब के बीच में प्रोग्रेस की जो रफ्तार थी अचानक सरकार बदलने के बाद उसमें कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ के हालात है वो कैमरे के जरिए समझते हुए आप यही कह सकते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द नॉर्मल लाने में कोशिश की जा रही है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। ये ढाका की तस्वीरें हैं। जरूरी नहीं कि बांग्लादेश के हर एक इलाके में ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन कहाँ क्या दिखाई देगा वो भी हम दिखाएंगे। बट इस वक्त जो हालात हैं ढाका में, ढाका के मुख्य इलाके में, वो टीवी9 के कैमरे से हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि सरकार, नई सरकार के आने के बाद अभी क्या सूरत हाल है।
तो तख्ता पलट के बाद पहली बार बांग्लादेश के हालात खुलकर सामने आ रहे हैं और वहीं की सड़कों से TV9 रिपोर्टर मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। कुदरत का जो क्रोध है वो कम नहीं हो रहा है, बाढ़ बारिश का कहर जारी है। इस समय कुदरत बेहद गुस्से में दिख रही है। दुनिया के कई देशों में कुदरत ने काफी तबाही मचाई है। कहीं भारी बारिश तो कहीं बाढ़ से लोग त्रस्त इस वक्त महसूस कर रहे हैं और सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है कई इलाकों में। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जल विस्फोट से बाढ़ के हालात हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक सैलाबी कहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में सैलाब कहर ढा रहा है। चीन के कुछ इलाके त्राही त्राही कर रहे हैं। चीन में सैलाब की मार से पिछले 24 घंटों में एक और बड़ा पुल ढह गया। देखते ही देखते ये पुल तबाह हो गया। ये तस्वीरें चीन के सैनसुई प्रांत की हैं, जहां बाढ़ ने कहर मचा रखा है। इस इलाके में भारी बारिश के बाद सैलाब आ गया था। बाढ़ के तेज बहाव में ये पुल भी पल भर में बह गया। सैनसुई प्रांत में ये पुल काफी पुराना था। 1960 में इस पुल को बनाया गया था, लेकिन बाढ़ की भेंट चढ़ गया। चीन के शांगसी प्रांत में भी भीषण बाढ़ आई हुई। शांगसी प्रांत में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। शांगसी प्रांत के जिदान इलाके में सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। चीन के शांगसी प्रांत में 179 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसके बाद बाढ़ के हालात बन गए। सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखने लगी। यमन में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। यमन के अल हुदैदा शहर में भीषण बाढ़ आई हुई है। सैलाब के तेज बहाव में कई गाड़ियां फंस गई। सड़कों पर लोग भी इस सैलाब में कई घंटों तक फंसे रहे। यमन की राजधानी सना में भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। सड़कों पर भरे पानी में गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बहती नजर आईं। यमन के हद्दा शहर में भी सड़कों पर कारें बहती दिखी। अमेरिका में भी बाढ़ ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में भीषण बाढ़ के हालात हैं। यहाँ कई घर पानी में डूब चुके हैं। इस बीच हजारों लोगों को दक्षिण कैरोलिना में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अमेरिका के नॉर्दर्न ओहियो में भी रात में अचानक बाढ़ आ गई। कई वाहन रात भर सड़कों पर फंसे रहे। बाढ़ में फंसे करीब 10 लोगों को रात में रेस्क्यू किया गया। अगस्त का महीना अमेरिका के लिए बहुत तबाही वाला दिख रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है।